रीजनिंग का करेंगे ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन। सबसे इजी चैप्टर है, ध्यान से सुनोगे बहुत इजी लगेगा, बातों में लगे रहोगे तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक है। बहुत इजी है और कम से कम 3 क्वेश्चंस पेपर में मिलेंगे, ठीक है, कम से कम 3 क्वेश्चंस मिनिमम बता रहा हूँ, 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन के, रीजनिंग के, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है, बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से कर लो। मेल पर्सन को किस में ड्रॉ करना है, फीमेल पर्सन को कैसे ड्रॉ करना है, मैरिड कपल को कैसे ड्रॉ करना है, सिबलिंग्स को कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेसिक जो है एक एक क्वेश्चन के साथ समझाता रहूँगा। सबसे पहले बेसिक इसका सीख लो। जो मेल पर्सन है उसको हमें रखना है स्क्वायर में, जो फीमेल पर्सन है उसको हमें रखना है सर्कल में, जो मैरिड कपल है उसको हमें डबल लाइन के साथ रिलेशन बनाना है, ठीक है। जो मैरिड पर्सन है उसका डबल लाइन के साथ रिलेशन बनाना है। जो सिबलिंग है, एक दोनों भाई हैं, ठीक है, तो सिंगल लाइन सिबलिंग। दोनों सिस्टर है, सिंगल लाइन। एक ब्रदर है, एक सिस्टर है, सिंगल लाइन, ठीक है ना। सिबलिंग्स का हमने सिंगल लाइन के साथ शो करना है। और जो जनरेशन्स आगे आती हैं, जनरेशन आगे बच्चे हो गए, बेटा हुआ, बेटी हुई, तो जो मैरिड कपल है उन्हीं की जनरेशन आगे आएगी। तो बेटा हुआ तो एक बॉक्स में बेटी हुई, सर्कल में अब ये दोनों बेटा बेटी आपस में भाई बहन होंगे, तो इनका हमने जनरेशन का जो है आगे सिबलिंग रिलेशन कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे इनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, तो ये पूरा जो है एक फैमिली ट्री बनेगा। क्लियर? एक पूरा जो है आपको फैमिली ट्री बना के समझा देता हूँ कि किस तरीके से कौन पर्सन किसका क्या लगता है। एक ही क्वेश्चन के अंदर पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन क्लियर हो जाएगा। ये 2 हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, इनके 2 बच्चे हो गए, एक लड़का और एक लड़की। क्लियर? इसकी मैरिज हुई, अब लड़की है तो लड़के के साथ मैरिज होगी। अब ये लड़का किसी और फैमिली का होगा, इसके भी पेरेंट्स होंगे, अब इसके भी मम्मी डैडी हैं, ठीक है, उनकी भी मैरिज हुई तो ये लड़का आया। अब ये लड़का है, इसकी मैरिज होगी, अब लड़का है तो लड़की के साथ मैरिज होगी। और मैरिड कपल को हम डबल लाइन से शो करते हैं। क्लियर? अब ये जो लड़की जिसके साथ मैरिज हुई है, अब ये लड़की भी तो किसी फैमिली से आई होगी, इसके भी पेरेंट्स होंगे, ठीक है, तो इसके भी पेरेंट्स हमने ड्रॉ कर दिए। क्लियर? अब ये फैमिली जहां तक कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद ये जो फैमिली है, इनके नाम रख देते हैं पहले, ABCDEFGHI J, ठीक है। इनका ये बेटा, बेटे की वाइफ, इनकी मैरिज हुई, इनके आगे बच्चे हो गए, मान लो 2 लड़के हैं इनके, ठीक है। अब ये वाला जो कपल है, इनकी भी मैरिज हुई, इनके एक बेटा हो गया और एक बेटी, इनके भी नाम रख देते हैं। क्लियर? अब एक ये फैमिली पूरी कंप्लीट हो गई। मैक्सिमम जो जनरेशन्स हैं, जो मैक्सिमम जो फैमिलीज होती हैं, वो इतने पर्सन को ही एक टाइम पे देख पाते हैं। आज के हिसाब से, आज की डेट में अगर हम काउंट करें या जनरली चेक करें, देखें, लोगों की फैमिलीज को देखें, तो एक फैमिली में मैक्सिमम 3 जनरेशन्स ही एक दूसरे को देख पाती हैं। जैसे अगर आपकी बात करें तो आपके घर में आपके दादा दादी होंगे, आपके मम्मी डैडी हैं और एक आप, 3 पीढ़ियां होगी। आप हैं, आपके मम्मी डैडी हैं, आपके दादा दादी हैं, होगी ना, 3 पीढ़ियां हैं, 3 जनरेशन्स हैं। तो मैक्सिमम फैमिलीज में 3 जनरेशन्स ही आज की डेट में लोग देख पाते हैं और इन्हीं से ही रिलेटेड पूछा जाता है।
ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चन आएगा ना वो 3 जनरेशन तक ही वो डायग्राम आपसे बनवाया जाएगा और उसी से रिलेटेड ही आपसे पूछा जाएगा। पैटर्नल और मैटरनल। अब देखो ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स, इनकी लड़की, लड़की का हस्बैंड, हस्बैंड के पेरेंट्स, हस्बैंड के पेरेंट्स, ठीक है ना। तो इनके लिए ये लड़की बहू, डॉटर इन लॉ, ठीक है। ऐसे ही इस लड़के के लिए इस लड़की के मम्मी डैडी, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है। इनके लिए इस लड़के की वाइफ, ये डॉटर इन लॉ, ठीक है। ऐसे ही इधर की साइड से लड़के की वाइफ, उसके पेरेंट्स, इसके लिए इन लॉज, लड़की के लिए लड़के के पेरेंट्स, इन लॉज, पेरेंट्स के लिए लड़के की वाइफ, डॉटर इन लॉ, ठीक है ना। लड़की के पेरेंट्स के लिए लड़की का हस्बैंड, सन इन लॉ। क्लियर। अब बारी आ गई हमारी बच्चों के साथ। अब बच्चों के लिए मम्मी के मम्मी डैडी, दादा नाना नानी, नाना नानी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, और पापा के मम्मी डैडी, दादा दादी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। अब इंग्लिश में तो दोनों ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। अब फर्क पता कैसे चलेगी कौन से। हाँ, अब इसके लिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैटर्नल कौन सी साइड से और मैटरनल कौन सी साइड से है। सिंपल सी एक याद रखना, एम से मम्मी, एम से मैटरनल, ठीक है, याद रहेगा। मम्मी बोलते हो ना, एम से मम्मी, एम से मैटरनल, पी से पापा, पी से पैटर्नल, ठीक है, याद रहेगा। मैंने से ही सुना है जब लास्ट क्लास हुई थी तब तुम्हें बताया था, ठीक है। अब ये रिवीजन क्लास चल रही है, इसमें सारा मैं बस आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बेसिक करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सारे चैप्टर्स को आज रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये स्पेशल क्लास इसलिए लगाई गई है ताकि अब पेपर आ रहा है, तुम्हारे सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाए। तो हर टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस जो है करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो डेली इसी तरीके से हर टॉपिक को प्रैक्टिस करेंगे ताकि पेपर तक तुम्हारे जो जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारी रिवाइज हो जाए, बार बार रिवाइज हो, ठीक है। अब ऐसे ही स्पेशल क्लासेस चलेंगी, जब मैं क्लास लूंगा तो मैं सारे टॉपिक से रिवाइज करूंगा, जब वरुण से क्लास लेंगे वो सारे टॉपिक से तुम्हारे रिवाइज होंगे, ठीक है। तो इसलिए अब कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, क्लियर। छुट्टी नहीं मारनी, नहीं तो घर से उठवा लूंगा कोई बात नहीं, कृष्णा छुट्टी मार गया, चलो कोई बात, कोई बात नहीं। देखो फटाफट, अब पता लग गया, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, पी से पापा, पी से पैटर्नल, पापा की साइड से, एम से मम्मी, एम से मैटरनल, मम्मी की साइड से, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होगी, क्लियर, कभी नहीं भूलोगे। अब ये, अब यहाँ पर इनके लिए ये लोग कजन, सेम जनरेशन में ना, ठीक है। अब इनके लिए मम्मी का भाई, तुम्हारी मम्मी का भाई तुम्हारा क्या लगता है, मामा, अंकल। अब इससे पूछा है कि भाई तुम्हारे लिए ये आई कौन है, तो यहां पर खुद को अपने आप को एज्यूम करो कि यहाँ पे मैं हूं, मेरी मम्मी का भाई, तो मेरा क्या लगा, मामा, क्लियर, अंकल, ठीक है। अब इसके लिए ये कौन है, अब यहाँ पे खुद को एज्यूम कर लो कि ये तुम्हारी बहन का लड़का, तो तुम्हारी बहन का लड़का तुम्हारा क्या लगा, मामा भांजा, ठीक है ना, ऐसे ही बोलते ना मामा भांजा। तो अगर वो तुम्हारा मामा है तो उसके लिए तुम उसके भांजा भांजी, ठीक है ना, क्लियर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अबे नहीं, भांजा भांजी को इंग्लिश में क्या, नेफ्यू नीस, भतीजा, भांजा, भतीजी, भांजी, नेफ्यू नीस। भतीजा कौन होता है, पापा का भाई, उनका बेटा बेटी, ठीक है ना, भतीजा और भतीजी, ठीक है। और अगर मामा आए मम्मी की साइड से आए तो भांजा और भांजी,
ठीक है, लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए नेफ्यू नहीं जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन तुम्हें आएगा फाइंड द रिलेशन ऑफ आई विद एम। जिसके साथ ऑफ लगा होगा वो पर्सन कौन है दूसरे का। यहां पे गलती होती है, तुम लोग यहां गलती करते हो कि भाई किसका जवाब देना है, उल्टा रिस्पॉन्स दे देते हो। तो कभी भी ऐसी कंफ्यूजन हो, अगर इंग्लिश में कंफ्यूजन हो रही है तो क्वेश्चन नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन हिंदी में भी है, तो आपने उसे हिंदी में जरूर पढ़ना है। इंग्लिश में पढ़ के फटाफट आंसर मत देना, क्योंकि मैक्सिमम को मैंने देखा है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में रिलेशन पूछा जाता है आई का, बता देते हैं एम का। अब उसने पूछा है रिलेशन ऑफ आई विद एम, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए अंकल, तुम लिख देते हो नेफ्यू, और पहली ऑप्शन नेफ्यू ही मिलेगी। पहली ऑप्शन नेफ्यू ही मिलेगी। तुमने देखा, हाँ नेफ्यू ही तो है, एम नेफ्यू है, आई थोड़ी ना नेफ्यू है, आई तो अंकल है। तो वहां पे गलती हो जाती है। तो यहां आपने ध्यान रखना है कि हमसे पूछा किसके बारे में जा रहा है। ठीक है, अब इसके साथ अगर बोलता है फाइंड रिलेशन ऑफ जी विद आई, बताओ आंसर क्या होगा। फाइंड रिलेशन ऑफ जी विद आई, देखो यहां डायग्राम देखो, जी कहां है, ये रहा, आई कहां है, तो रिलेशन ऑफ जी विद आई। अब ऑफ किसके साथ लगा है, जी के साथ, तो जी का बताना है कि जी दूसरे पर्सन का क्या है। अब देखो मैंने जी तक पहुंचना है, कहां से, आई की बहन, बहन का हस्बैंड, तुम्हारी सिस्टर का हस्बैंड तुम्हारा क्या लगा, जीजा। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, जीजा और साला दोनों ब्रदर इन लॉ होते हैं, भाभी और साली दोनों सिस्टर इन लॉ। ठीक है, जीजा और साला ब्रदर इन लॉ, भाभी और साली सिस्टर इन लॉ। जीजा कौन होता है, बहन का हस्बैंड। भाभी कौन होती है, भाई की वाइफ। साला कौन होता है, वाइफ का भाई। ठीक है ना। अब जैसे जी आई का जीजा है, ऐसे ही आई जी का साला है। अगर यही क्वेश्चन को उलट दिया जाए, फाइंड रिलेशन ऑफ आई विद जी, रिलेशन ऑफ आई, अब आई के साथ ऑफ लग गया ना, तो उसमें क्या होगा कि आई का जी से क्या रिश्ता है, तो आई क्या हो गया, साला, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ। ठीक है, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ। अब ऐसे ही पूछे फाइंड रिलेशन ऑफ ए विद आई, अब ए विद, अब हमने कहा था ना आई से ए तक जाना है, तो आई से कहा जाएंगे, जे पर। जे कौन है, वाइफ। जे से जाएंगे, क्योंकि ये देखो ये रास्ते हैं जाने के लिए, ये रिलेशन है, तुम्हारे लिंक जुड़े हुए हैं, इन्हीं के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ठीक है, यहां से गया मैं जे पर, क्योंकि आई का रिश्ता है जे से। अगर हम आई से सी पे जाते हैं, तो सी से यहाँ पे देखो रास्ता है कोई बीच में, नहीं है तो नहीं जा सकते, तो जाना पड़ेगा जे से जाना पड़ेगा ए पे। तो आई की वाइफ, वाइफ के फादर, तो मेरी वाइफ के फादर मेरे क्या लगे, फादर इन लॉ। ऐसे ही उनके लिए मैं क्या लगा, सन इन लॉ। मेरे लिए वो फादर इन लॉ, उनके लिए मैं सन इन लॉ। अब पूछा क्या है, किसके बारे में पूछा है, उनके बारे में पूछा है, तो उनको मैं क्या बोलूंगा। अगर मेरे बारे में पूछा जाए तो वो मुझे क्या बोलेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही फाइंड रिलेशन ऑफ एल विद ए, एल का ए से, अब ये रहा एल, इसका ए से, रिलेशन ऑफ एल, मुझे एल तक पहुंचना है, कहां से, ए से, तो ए से कहां आऊंगा, जे से कहां आऊंगा, एल। तो क्या हुआ, मेरी बेटी की बेटी। अब भाई गलती होगी ना, ग्रैंड सन कैसे, एल उसमें स्क्वायर में है कि सर्कल में है, सुन लो पहले, सुन लो। अब एल सर्कल में है कि स्क्वायर में है, सर्कल में, तो मेल हुआ है फीमेल हुआ, तो बेटा कैसे हो गया वो, तुमने बोला ग्रैंडसन, बेटा कैसे हो गया, सर्कल में ना। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि वो सर्कल में है या स्क्वायर में है, मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है, उसे से ही तुम्हारी दो ऑप्शंस खत्म हो जाएंगी। ठीक है,
एलिमिनेशन मेथड लगाने सीखो। तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस होंगी, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शंस तो यही खत्म हो जाएंगी, हो सकता है 3 खत्म हो जाए जेंडर से ही। तुम्हें पता है कि फीमेल है और 4 ऑप्शन, 4 में से 3 ऑप्शन तो मेल की, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अरे ये तो फीमेल है, 4 में से 3 ऑप्शन मेल्स की है, तो चौथी ऑप्शन ऑटोमेटिकली यही आंसर है। ठीक है, 2 ऑप्शंस मेल की हैं तो वो काट दो कि ये 2 ऑप्शन मेल की हैं, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। बच्चे 2 ऑप्शन फीमेल की, अब फीमेल में से देखो ग्रैंड डॉटर की उसमें आ रही है, क्योंकि देखो एक जनरेशन छोड़ के दूसरी जनरेशन का गैप आ गया ना, तो या तो ग्रैंड पेरेंट्स में जाएगी या ग्रैंड सन में जाए, वो ग्रैंड में जाएगी, चाइल्ड में जाएगी। अब एक जनरेशन का गैप आ गया ना, अगर इधर का देखे तो ग्रैंड पेरेंट्स, इधर का देखे तो ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, तो 2 ऑप्शन क्लियर। अगर अंकल आंटी दे दिया तो ये ऑप्शन एक और खत्म, अगर आंटी दे दिया तो ऑप्शन खत्म, क्योंकि आंटी की जनरेशन तो है ही नहीं। क्लियर। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड लगाने सीखो। सोचो कि क्या हो सकता है, आधे ऑप्शंस तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। क्लियर। अब सबसे बड़ी गलती जो तुम करते हो, जेंडर चेक नहीं करते, फटाफट आंसर देने की कोशिश करते हो। अब ग्रैंडसन कहां से, ये तो फीमेल है, ग्रैंडसन तो हो ही नहीं सकता, तो ग्रैंड डॉटर। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ग्रैंड डॉटर। अब ऐसे ही इसके लिए बी कौन है, सिंपल, मम्मी की मम्मी, ये मैं हूं, ये मैं हूं, मेरी मदर, क्योंकि मुझे जहां से बी पे पहुंचना है तो मुझे जहां से जे पे पहुंचना पड़ेगा, जैसे ही तो बी पे पहुंचूंगा। मेरी मदर की मदर, मेरी मम्मी की मम्मी, मेरी क्या हुई, नानी, ग्रैंड मदर। सिंपल, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, एक ही डायग्राम में तुम्हारा पूरा जो ब्लड रिलेशन है, जितने भी तुम्हारे रिलेशन है, सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे। एल के लिए एक्स कौन है, मेरे पापा की बहन। मुझे यहां से यहां पहुंचना है, सीधा कोई रास्ता नजर आ रहा है, तो मुझे पहले यहां पहुंचना पड़ेगा, यहां से इधर आना पड़ेगा। ये रास्ते हैं ना, देखो। ठीक है, जो लाइंस लगी हुई, ये हमारे रास्ते हैं पहुंचने के लिए। जहां से इधर पहुंचा मेरे पापा, पापा से पहुंचा यहाँ पर पापा की बहन, तो पापा की बहन क्या होती है, बुआ के लिए मैं क्या हूं, और ये यहाँ पे क्या है, फीमेल, तो ये कौन होगी, भतीजी। ठीक है ना, अपने आप को पुट कर दो वहां पे। ठीक है, ये हो गया, ये था तुम्हारा ब्लड रिलेशन। अभी आपके मामा है, मैरिज नहीं हुई ना, जब मामी आएगी फिर मामी बोलना, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो अभी क्यों टेंशन ले रहे हो, पहले, अब तो पहले मामी को आने तो दो। मामी आई नहीं, पहले ही सोच रहा है मेरा मामा है, उसकी मैरिज होगी तो मैं उनको क्या बोलूंगा, पहले मामी आने तो दो है, अभी से टेंशन हो गई, मैं क्या बोलूंगा उनको। वाह यार, है मतलब मामा की आजादी देखी नहीं जा रही कि मामी को जल्दी लेके आओ। 9th चैप्टर ब्लड रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले तो जिनके पास असाइनमेंट नहीं है वो अपना असाइनमेंट लो। ठीक है, और जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर असाइनमेंट चाहिए तो व्हाट्सएप करके आप हमसे जो PDF ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं PDF का लिंक जो है मैं डाल दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लेना। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है, एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए। एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए। एक्स और वाई ए के चिल्ड्रन है, मतलब अब ए की किसी के साथ मैरिज हुई होगी। अभी एक्स और वाई के बारे में नहीं पता मेल है या फीमेल है, सिर्फ चिल्ड्रन बोला है। ठीक है, ए इज फादर ऑफ एक्स। अब ए का जेंडर पता चल गया। जब तक जेंडर पता ना चले तब तक उसे ना तो बॉक्स में लिखना है ना सर्कल में लिखना है। अब उसने बोला ए इज फादर ऑफ एक्स। अब ए फादर है तो फीमेल के साथ मैरिज हुई, अब ए मेल हो गया, फादर है तो मेल हुआ। बट वाई इज नॉट हिज सन, लेकिन वाई उसका बेटा नहीं है। बेटा नहीं है तो क्या होगा, तो बेटी, तो वाई का जेंडर पता चल गया। ठीक है, एक्स के बारे में अभी भी नहीं पता, एक्स बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, लेकिन अभी हमें नहीं पता। बोल रहा है, अब क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए।
वाई का ए से क्या रिश्ता है? हाउ इज, जब ऑफ लगे तो उसके बारे में बताना है जिससे पहले ऑफ लगा है, और जब इज आ जाए जैसे इसमें आया तो इसके बाद जो पर्सन आया उसके बारे में बताना है कि वो दूसरे पर्सन का क्या लगता है। तो उसने पूछा हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, वाई का ए से क्या रिश्ता है? तो वाई का ए से क्या रिश्ता है? डॉटर। तो आंसर इज डॉटर, कि वाई ए की क्या है? डॉटर है। क्लियर? देखो फटाफट, उसने कहा माधुरी इज वाइफ ऑफ राजेश। माधुरी क्या है? वाइफ है किसकी? राजेश की। वाइफ है तो डबल एल, ठीक है। राजेश की वाइफ है तो राजेश क्या हुआ? मेल, ठीक है। आ जाओ। अब महेश, उसने बोला राजेश इज ब्रदर ऑफ महेश। राजेश क्या है? भाई है किसका? महेश का। महेश इज अंकल ऑफ प्रणव। महेश कौन है? प्रणव का अंकल। अब ये अंकल है, अब प्रणव इधर भी आ सकता है, इधर भी कोई नया रिलेशन बन सकता है, तो अभी प्रणव को छोड़ देते हैं। महेश इज अनमैरिड। महेश अनमैरिड है, उसकी किससे मैरिज नहीं हुई। एंड हैज ओनली वन सिबलिंग, और इकलौता सिबलिंग है, मतलब उसका कोई और बहन भाई नहीं है, एक ही भाई है जो हम ड्रॉ कर चुके हैं। तो इट मीन्स प्रणव कौन हुआ? महेश, उसने बोला है अंकल ऑफ प्रणव। अब प्रणव जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है ना। कि अब प्रणव के बारे में नहीं पता कि भाई प्रणव मेल है फीमेल है, उसने बस ये बोला है कि महेश इसका अंकल है। अब नाम से प्रणव लग तो मेल रहा है कि मेल पर्सन का नाम है, लेकिन हमने ब्लड रिलेशन में नेम से जेंडर मेंशन नहीं करना, इस चीज का खास ध्यान रखना है, ठीक है। सरदारों में नेम कई बार ऐसे होते हैं, लड़के का नाम लड़कियों जैसा लगता है, लड़की का नाम लड़कों जैसा लगता है, तो खासकर इस चैप्टर में हमने नेम से जेंडर मेंशन नहीं करना। अब कह रहा है व्हाट इज प्रणव्स रिलेशन विद माधुरी। प्रणव का माधुरी से क्या रिलेशन है? अब हमने ऑप्शंस देखो, डॉटर, नेफ्यू, सिस्टर इन लॉ, नीस। अब यहां पे गड़बड़ हो जाती अगर आप जेंडर मेंशन कर देते। प्रणव से अगर तुम इसे मेल पर्सन बना देते तो तुम्हारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन में क्या है कि प्रणव माधुरी का, अगर इसके अंदर क्या लिखा है? डॉटर, कि प्रणव क्या है? माधुरी की लड़की है। नेफ्यू भतीजी है। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ में भाभी भी आती है और साली भी आती है, लेकिन वो तो रिलेशन है ही नहीं। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से करें, अब ये माधुरी के साथ रिलेशन है, ऊपर नीचे देखो, बेटा बेटी मम्मी डैडी अंकल आंटी, चार रिलेशन हुए। बेटा बेटी मम्मी डैडी अंकल आंटी। अंकल आंटी हो नहीं सकते क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है, तो चार रिलेशन मम्मी डैडी बेटा बेटी, अब इन चारों में से आंसर होना चाहिए। तो अगर एलिमिनेशन मेथड, नेफ्यू हो नहीं सकता, नीस हो नहीं सकता, चार में से दो ऑप्शन खत्म। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का आएगा बिल्कुल साथ वाले रिलेशन में, सेम जनरेशन में, सिस्टर इन लॉ सेम जनरेशन में आएगा, सेम जनरेशन है नहीं, तीसरी ऑप्शन भी खत्म। बची क्या? डॉटर। अब अगर डॉटर में तुम यहाँ पे क्या करते, इसको मेल पर्सन बना देते, प्रणव नेम से जेंडर मेंशन कर देते, तो तुम्हारी डॉटर भी ऑप्शन खत्म, ठीक है। फिर तुम वहां पे कंफ्यूज हो जाते कि तुमने गलती कहाँ करी। फिर तुम क्या कहते हो? तुम इतने महारथी हो, तुम कहते क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है ना। कि मेरे पास कई बार आते हैं, लास्ट टाइम क्या हुआ, एक क्वेश्चन ऐसे ही था, अब बच्चे बोलते सर क्वेश्चन ही गलत है। मैं कह रहा यार ऐसे कैसे हो सकता है क्वेश्चन ही गलत हो जाए, ठीक है क्वेश्चन ही पड़ा, क्वेश्चन सही। तो तुम महारथी हो ना, तो तुम्हारे जैसे जो है वो भी ऐसे ही थे जो बोल रहे क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, वो बोला क्वेश्चन ही गलत है। अच्छा नहीं होता, लेकिन तुम बोल देते इसके अंदर क्वेश्चन गलत है कि ये तो डॉटर हो ही नहीं सकती, प्रणव लड़का है, ठीक है, और तुम बोलते
कि ये तो सन है। तो इसलिए हमने नेम से जेंडर मेंशन नहीं करना, खासकर ध्यान रखना है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में, क्योंकि वो यहीं पर ही आपको फंसाएंगे। आप नेम से जेंडर मेंशन कर दोगे और जहां जेंडर मेंशन किया नहीं कि ऑप्शन में तुम्हें वो जेंडर की ऑप्शन ही नहीं मिलेगी, आंसर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? अब ये बेटा या बेटी, एक चीज कंफर्म है, उसने पूछा फाइंड रिलेशन ऑफ प्रणव विद माधुरी। प्रणव का रिलेशन बताना है, ऑफ किसके साथ लगा है? प्रणव के साथ। तो प्रणव का रिलेशन बताना है माधुरी के साथ कि प्रणव माधुरी का क्या लगा। ठीक है, अब ये या तो लड़का है, उसका बेटा है, या बेटी, दो ही आंसर हो सकते हैं। तो इन दोनों में से जौन सा आंसर तुम्हारा ऑप्शन में है वो तुम्हारा आंसर होगा। अगर जहां पर वो डॉटर और सन नहीं देता, इसकी जगह दे देता है ईदर सन और डॉटर, या तो लड़का या लड़की, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। उसने 3 ऑप्शन दे दी, एक तुम्हें दे दिया सन, एक ऑप्शन दे दी डॉटर, एक ऑप्शन दे दी नेफ्यू, और एक ऑप्शन दे दी ईदर सन और डॉटर। तो ना तो तुम ये आंसर दोगे ना ये दोगे, ये तो है ही नहीं। आंसर आएगा ईदर सन और डॉटर इस क्वेश्चन में। जिसने लिखा सन उसका आंसर गलत, जिसने लिखा डॉटर उसका आंसर गलत, नेफ्यू तो आंसर है ही नहीं। ठीक है, और जिसने लगाया ईदर सन और डॉटर वो आंसर सही। क्लियर? और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आंसर, अगर ये ऑप्शन होगी, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं ऐसी ऑप्शंस रखता। अगर मैं एग्जामिनर हूं और मैंने पेपर बनाना है, मैंने पेपर सेट करना है, तो मैं ऐसी ही ऑप्शंस रखूंगा। आंसर वही सही देगा जिसको इस कंसेप्ट का पूरा पता होगा। तो 90% स्टूडेंट्स, 95% स्टूडेंट्स एग्जाम में ही बाहर, इंटरव्यू लेने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना, इंटरव्यू लेने की जरूरत ही नहीं, पेपर में ही बाहर। तो यहाँ पे मैक्सिमम, क्योंकि आप लोग क्या करोगे, आप सबसे पहले प्रणव नाम सुनते ही इसको मेल पर्सन बना दोगे और आंसर लिखाओगे सन, तुम्हारा आंसर हो गया सन, आंसर हो गया गलत, क्योंकि चौथी ऑप्शन डाल रखी है मैंने ईदर सन और डॉटर, और बनता यही है कि या तो बेटा होगा या बेटी होगी। ठीक है, 11th क्वेश्चन, ए इज सन ऑफ बी। ए क्या है? बी का बेटा। ठीक है, अब ए बी का बेटा है, तो बी की किसी के साथ मैरिज हुई? While B and C are sisters to each other, B और C क्या है? सिस्टर है, तो B और C सिस्टर, तो B की मैरिज हुई तो ऑब्वियस है फिर वो मेल के साथ होगी क्योंकि सिस्टर्स है। तो E is mother of C, E क्या है? C की मदर। अब ये थोड़ा सा और डायग्राम बड़ा बनेगा, शुरू से बनाते हैं। A is son of B, A बेटा है B का, B और C सिस्टर्स है, तो ये फीमेल हो गई। बी की किसी के साथ मैरिज हुई, उसने बोला ई मदर है सी की, ई मदर, तो इसकी मैरिज हुई किसी के साथ, वो सी की मदर है, तो बी की मदर भी हुई, क्योंकि बी और सी सिस्टर्स हैं, तो सी की मदर हुई तो बी की मदर भी हो गई। डी इज सन ऑफ ई, अब डी बेटा है ई का, मतलब इनका एक भाई और आ गया। अब डी बेटा है तो सी और बी का भाई हो गया वो। ठीक है, डी इज सन ऑफ बी। अब उसने बोला कि ये स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इन 4 स्टेटमेंट्स से बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब हमने स्टेटमेंट चेक करनी है। डी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए, डी क्या है? मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल मतलब मम्मी का भाई। अब डी ए के लिए पूछा ऑफ ए, डी मैटरनल अंकल ऑफ ए, डी ए का मैटरनल अंकल है, मतलब ए की मम्मी का भाई कौन है? अब ये रहा, ए की मम्मी बी, उसका भाई डी। सही है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही। ई इज ब्रदर ऑफ बी, ई क्या है? बी का भाई। ई कौन है? बी की मदर, स्टेटमेंट गलत। डी इज कजन ऑफ ए, डी क्या है? ए का कजन, डी ए का कजन है नहीं, ए का अंकल है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। बी एंड डी आर ब्रदर्स, बी और डी ब्रदर्स है नहीं, डी भाई है, बी तो सिस्टर है,
तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत। उसने पूछा करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या है, फर्स्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28, वो कह रहा है शोइंग अ मैन ऑन द स्टेज। इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना और पेपर में 99% तुम्हारे पास आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। मतलब अगर तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन है तो 3 में से एक क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा इंट्रोडक्शन वाला आएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, शोइंग अ मैन ऑन द स्टेज। देखो बस एक आदमी को, अब स्टेज पे कोई आदमी खड़ा है, उसको शो करते हुए रीटा सेड, रीटा ने कहा ही इज ब्रदर ऑफ, वो भाई है किसका, डॉटर ऑफ, लड़की का, किसकी लड़की का, वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। अब इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन के अंदर तुमने ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से बनाने के बजाय लास्ट से बनाना है। जो पर्सन बता रहा है, ठीक है, लास्ट से उसको स्टार्ट करना है, माई से, मेरे हस्बैंड। अब मेरा हस्बैंड, मान लो मैं फीमेल हूं तो मेरा हस्बैंड की वाइफ, मेरे हस्बैंड की वाइफ मतलब मैं खुद। अगर मैं फीमेल हूं, मेरे हस्बैंड की वाइफ की लड़की मतलब मेरी लड़की का भाई, मेरा बेटा। ठीक है, अब मैंने स्टार्ट किया था, मैं कौन हूं, रीटा, रीटा बात कर रही है ना। मेरे हस्बैंड की वाइफ मतलब मैं, मेरी बेटी का भाई मतलब मेरा बेटा। वो कहां खड़ा है, स्टेज पे खड़ा है। यही बोला ना कि एक लड़के को इंट्रोड्यूस कराते हुए रीटा ने कहा कि वो जो लड़का स्टेज पे खड़ा है वो कौन है, बेटा है, वो भाई है, किसका भाई है, लड़की का। लड़की कौन है, मेरे हस्बैंड की वाइफ की लड़की का भाई है। अब इस क्वेश्चन को हमें कहां से स्टार्ट करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है, जहां से माई आएगा। मेरे हस्बैंड मतलब मैं कौन था, रीटा थी, रीटा बात करी ना। मेरे हस्बैंड की वाइफ की लड़की का भाई, मेरे हस्बैंड की वाइफ मतलब मैं, मेरी लड़की का भाई, मेरी लड़की का भाई कौन हुआ, मेरा बेटा। मेरा बेटा कहाँ खड़ा है, स्टेज पे खड़ा है। अब रीटा बोल रही है उसके बारे में, वो स्टेज पे खड़ा है। अब उसने बोला कि फाइंड, अब रिलेशन क्या बताना है, हाउ इज द मैन मतलब वो जो बेटा जो खड़ा है, हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीटा। उस लड़के का रीटा से क्या रिश्ता है, वो लड़का मेरा क्या लगा, बेटा। क्वेश्चन खत्म, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर इसको हम ड्रॉ करें, अगर इसको ड्रॉ करें तो उसने क्या बोला, मेरे मतलब रीटा के हस्बैंड, तो ये फीमेल हो गई। मेरे हस्बैंड की वाइफ, इसकी लड़की का भाई वो बॉय है। ठीक है, तो उस बॉय का रीटा से क्या रिश्ता है, बेटे का। आंसर आ गया तुम्हारा सन। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सन, ये क्वेश्चन था। देखो फटाफट से, अब हमने करना है डायरेक्शन प्रैक्टिस, DIRECTI डायरेक्शन। ठीक है, बस छोड़ दो, अब असाइनमेंट छोड़ दो, डायरेक्शन चैप्टर प्रैक्टिस करना है। अब हमारी कितनी डायरेक्शंस होती हैं, 4 डायरेक्शंस होती हैं, 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सबसे जो मेन प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, वो ये प्रॉब्लम रहती है कि ईस्ट कहाँ लिखे, वेस्ट कहाँ लिखे, नॉर्थ कहाँ लिखे और साउथ कहाँ लिखे। ठीक है, तो जब भी हम डायग्राम बनाएंगे, जब भी डायग्राम बनेगा तो आपकी राइट साइड में ईस्ट आएगा, लेफ्ट साइड में वेस्ट आएगा, सामने नॉर्थ आएगा और पीछे साउथ। क्लियर, हमेशा ध्यान रखना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चाहे किसी भी डायरेक्शन में तुम फेस करके बैठे हो, आपका जो डायग्राम बनेगा उस डायग्राम में आपकी राइट साइड वाली जो साइड होगी, राइट में जो साइड होगी वो आपकी ईस्ट होगी, लेफ्ट में वेस्ट, सामने नॉर्थ और पीछे साउथ। क्योंकि जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो पेपर तो ऐसे ही रखा होगा सामने, पेपर तो ऐसे टेबल पे, डेस्क पे तुमने ऐसे ही रखा होगा ना, तो उसी पे तुम डायग्राम बनाओगे ऐसे करके। तो इधर जो जा रहा है वो ईस्ट, इधर जा रहा है वेस्ट, सामने जो डायरेक्शन जा रही है वो नॉर्थ और पीछे जो डायरेक्शन जा रही है वो साउथ। क्लियर, तो ऐसे ही मैंने ये डायग्राम बनाया, तो जो अब राइट, ये राइट, ईस्ट, ये वेस्ट,
सामने नॉर्थ और ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। जब सभी लोग इसी तरीके से राइट में ईस्ट लेफ्ट में वेस्ट सभी लोग इस तरीके से एक ही डायग्राम बनाएंगे तभी तो आंसर सेम आएगा। अगर तुम देखने बैठ जाओ कि मेरा फेस इधर है, अच्छा ईस्ट इधर, सूरज इधर से जो है सन आपका इधर से राइज हुआ था तो ईस्ट इधर है तो आप इधर ईस्ट बनाओ, नहीं गलत हो जाएगा। किसी का फेस इधर है तो उसका ईस्ट इधर हो जाएगा, किसी का फेस इधर है तो उसका ईस्ट इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्शंस उनके अकॉर्डिंग तो चेंज हो गई ना। अब किसी का फेस इधर है तो उसका ईस्ट उसके लेफ्ट में हो गया, तो हर किसी का आंसर अलग अलग आएगा। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो आपका जो राइट होगा वो ईस्ट होगा, आपका लेफ्ट वेस्ट होगा, सामने नॉर्थ होगा और पीछे आपके साउथ होगा। जब सभी लोग एक जैसा डायग्राम बनाएंगे तभी तो एक जैसा आंसर आएगा। लेकिन अब एग्जामिनर को थोड़ी ना पता कि तुमने कौन सी डायरेक्शन में फेस किया हुआ था उस टाइम पर पेपर के टाइम। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है राइट लेफ्ट फ्रंट और बैक, इसी के अकॉर्डिंग ही आपकी डायरेक्शंस बनेंगी। अब कोई पर्सन यहां जाने की बजाय बीच में कहीं चला गया, तो जिन दो मेन डायरेक्शंस के बीच में वो जा रहा है, चाहे इधर जा रहा है, 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 जिन दो मेन डायरेक्शंस के बीच में वो जा रहा है उनका नाम आ जाएगा। तो इधर आया नॉर्थ ईस्ट, इधर आया साउथ ईस्ट, इधर आया साउथ वेस्ट और इधर आया, तो अब कितनी डायरेक्शंस हो गई? 8 डायरेक्शंस हो गई। अब एक क्वेश्चन इससे समझते हैं। अब ये तुमने डायग्राम बना लिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, एक डायग्राम बनाएंगे। उसी डायग्राम में जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब जितने टाइप के क्वेश्चंस आपके डायरेक्शन चैप्टर में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस एक ही डायग्राम में तुम्हें मैं समझा दूंगा, ठीक है। उसी के अंदर ही पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। एक पर्सन, अब जब भी आपने किसी पर्सन को स्टार्ट करना है तो आपने सेंटर से ही स्टार्ट करना है, क्लियर? सेंटर से ही हमेशा उस चैप्टर को स्टार्ट करना है। अब एक पर्सन ने चलना स्टार्ट किया, अब वो ईस्ट साइड में ईस्ट डायरेक्शन में जाता है 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर जाना, अब ये मत करें पेपर तो हमारे पास छोटा सा 10 किलोमीटर कैसे ड्रॉ करे अंदाजे से। 10 किलोमीटर ईस्ट में गया तो ये राइट साइड में 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में वो आ गया, 10 आ गया, ठीक है। यहां से उसने राइट टर्न लिया, तो जब भी आप डायग्राम बनाओगे, अब ये पेपर मैंने इस पेपर के ऊपर मैंने डायग्राम बनाना है। अब मैं ईस्ट में जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, 10 किलोमीटर जा रहा हूँ। अब कॉपी तो आपके सामने यूँ रखी है, आपने ईस्ट में 10 किलोमीटर घुमा दिया। घुमाने के बाद जब आपने ऐसे ईस्ट में चला दिया तो कॉपी को यूँ घुमा लो। पेपर है ना तुम्हारे पास तो पेपर घुमा सकते हो, खुद नहीं घूमने बैठ जाना। कहीं पेपर में बैठे हो एग्जाम दे रहे हो और वहाँ पे खुद ही खड़े हो यूँ घूमना शुरू कर दो, एक थप्पड़ पड़ेगा और रूम से बाहर, चलो बाहर घूमो जितना घूमना है ना। एग्जामिनर तो फिर यही करेगा, पेपर में खुद नहीं घूमना, कहीं खुद ही यूं करने लग जाओ, अच्छा मैं इधर घूम रहा हूँ तो यूं हो जाओ, इधर घूम रहा है फिर यूं हो जाओ, है कि गाड़ी की तरह जो घूमने शुरू कर दो, उसमें खुद नहीं घूमना, पेपर में घुमाओ। पेपर है, अब तुमने यहाँ पे ईस्ट में जा रहे हो, उसको यूं घुमा लिया। अब तुम्हारा राइट उसका राइट, तुम्हारा लेफ्ट उसका लेफ्ट, ठीक है ना। अब उसने बोला राइट टर्न, अब तुम्हारा राइट किधर है? इधर घुमाओगे, इधर घुमाओगे ना। जब इधर घुमाओगे पेपर को यूं घुमा लो, अब इस डायरेक्शन में आगे, फिर से तुम्हारा राइट उसका राइट तुम्हारा लेफ्ट। कभी गलती नहीं होगी कि राइट कौन सी साइड में घुमाना है। अब यहाँ पे अब हमने राइट जाना है, कुछ बच्चे ऊपर घुमा देंगे, कुछ बच्चे नीचे घुमा देंगे, ठीक है ना। तो जब हम कॉपी को ही, अब ऐसे हमने ड्रॉ किया, अब कॉपी को ही हमने अपने फेस की डायरेक्शन में कॉपी को ही घुमा दिया, ऐसा था ना। अब कॉपी को ही यूं घुमा दिया तो मेरा राइट इसका राइट, मेरा लेफ्ट इसका लेफ्ट, ठीक है। तो अपने पेपर को ही घुमा लो, तो कभी गलती नहीं होगी। अब राइट साइड में उसने टर्न किया और 10 किलोमीटर आ गया। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, दोनों बार 10-10 किलोमीटर घूम रहा है, तो ऐसा नहीं कि एक लाइन तो बहुत लंबी कर दी और दूसरी लाइन छोटी सी कर दी। तो अप्रोच कोशिश करना कि दोनों हमारी इक्वल हो, ठीक है। यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया, अब ये नीचे आया था, मैंने क्या किया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम राइट साइड डायरेक्शन घुमाई उसको ऐसे कर लिया, अब राइट घुमा लिया, अब फिर से उसको ऐसे, अब उसने बोला लेफ्ट, अब लेफ्ट कहाँ जाएगा? अब
अब बच्चे कहेंगे मेरा लेफ्ट तो इधर है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेफ्ट इधर है। ठीक है, अगर हम पेपर में घुमाएंगे तो हमें कभी गलती नहीं लगेगी। तो हमने लेफ्ट जाना है, 10 किलोमीटर लेफ्ट आ गया। ठीक है, 10 किलोमीटर लेफ्ट। अब यहां पर हमने क्या देखना है, जहां से फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितने किलोमीटर गया, यहां से उसे लेफ्ट टर्न करवाया और 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर 10 से बड़ी है डायरेक्शन, तो 10 तो यहीं तक आ जाएगा। जाना कितना है, यहां से यहां तक 10 है, तो यहां से यहां तक 10 ही होगा ना। हमने 20 जाना है, तो 20 यहां से 10 और ऊपर हो गया पूरा 20। ये आ गया। अब यहां से क्वेश्चंस तुम्हें क्या क्या आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिज फेसिंग डायरेक्शन, हिज फेसिंग डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड हिज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। हिज डायरेक्शन with respect to starting point। ठीक है, इस स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो कौन सी डायरेक्शन में है। थर्ड, डायरेक्शन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हिम। डायरेक्शन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, direction of starting point with respect to him, with respect to him। Fourth question, find distance between starting point and end point। अब distance में 3 क्वेश्चंस बनते हैं। distance between स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। ठीक है, इसी में ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन, टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। इसी में तीसरा क्वेश्चन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। ठीक है, क्लियर। एक ही क्वेश्चन से तुम्हारे कितने क्वेश्चंस बन गए। ठीक है, 6 क्वेश्चंस हो गए। क्लियर। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले जो नीचे वाले क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करते हैं कि डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस कितने डिस्टेंस है, 3। डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में दूरी कितनी है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। मैंने अंबाला से दिल्ली जाना है, मैंने अंबाला से दिल्ली जाना है। ठीक है, अब दिल्ली का सीधा रास्ता है, मैं जा सकता हूं, लेकिन मैं गया कैसे। मैं पहले चंडीगढ़ चला गया, अपोजिट अंबाला दिल्ली। मैंने यहां से इस डायरेक्शन में जाना है, मैं चला गया इधर पहले चंडीगढ़। चंडीगढ़ से आया, ठीक है, आगे गया पानीपत से, मैं टर्न कर गया अंदर। ठीक है, कहीं और घूमने निकल गया। क्लियर। फिर वहां से घूमता फिरता फिर मैं वापस गया दिल्ली। अब अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई अंबाला से दिल्ली का डिस्टेंस तो 300 किलोमीटर था और तुम कहाँ घूम रहे थे, ठीक है, तुम कहाँ कहाँ घूमने के लिए गए, तो वो
इधर उधर का पूरा डिस्टेंस आ गया। अब इसको और इजी में बताऊँ कि मैंने जाना था यहाँ से यहाँ, और इजी तुम्हें करके बताता हूँ, ऐसे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं तो ये नहीं पता होगा दिल्ली का रास्ता दिखता है ना। चलो, मैंने जाना था यहाँ से यहाँ, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आना था, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले मैं इधर गया, फिर मैं इधर गया, फिर मैं इधर आया, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया था कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, तो सिर्फ दूरी पूछी है कि भाई डिस्टेंस कितना है, बस इतना बता दो। अब अगर मैं उसको बोलूं कि भाई यहाँ से यहाँ तक तो 300 किलोमीटर है, लेकिन मैं पहले 50 किलोमीटर यहाँ गया, 100 किलोमीटर यहाँ गया, फिर उसके बाद में 50 किलोमीटर जो है आपका 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके मैं यहाँ पे आया, ठीक है। तो वो क्या बोलेंगे कि भाई हमने तेरे फालतू घूमने का रास्ता नहीं पूछा, अभी फालतू कहाँ आप गए हो, हमने सिंपल इतना पूछा है कि ए पॉइंट लेके बी पॉइंट बीच के डिस्टेंस कितना है वो बता दो, ठीक है। तो वही चीज उसने कहा, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस बताओ, इधर उधर कहाँ तुम भटके हो हमें कुछ नहीं लेना देना, सिर्फ दूरी बता दो कि मुझे जहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचना है, तो सीधे सीधे मैं कैसे जा सकता हूँ, बाई रोड या बाई एयर, मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो सीधे मुझे यहाँ का रास्ता बताओ कितना है। ये है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस से निकले कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़िए। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेन्यूज। अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बन रही है, ठीक है। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना ली है, यहां से यहां तक। अब इसके बाद यहां से यहां तक अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, सीधी लाइन बन जाएगी। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस आ गया, ये सीधी लाइन है, तो राइट एंगल बन गया 90 डिग्री का। यहां से यहां तक 10 है और यहीं से यहां तक 10, तो इट मींस इसके सामने वाली लाइन ये भी 10 होगी। तो यहां से ए पॉइंट से लेकर, इसका नाम रख देते हैं सी पॉइंट, तो ए से लेकर सी तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। तो आपके पास ये ट्रायंगल बन गई, ये 20, ये ए, ये सी और ये बी। यहां से यहां तक 20 है, जिसमें से यहां हाफ 10 है, तो बचा कितना, तो ये 10 हो गया। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, क्योंकि 20 का स्क्वायर करेंगे ना यहाँ पे, 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर कितना हो गया 400, 10 स्क्वायर 100, तो ये हो गया रूट 500। रूट, अब रूट 500 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे हमारे पास 10 इंटू 10 इंटू 5, तो ये आ गया 10 रूट 5। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आया 10 रूट 5। ये तो आया सिर्फ डिस्टेंस। तो हमसे जब पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, तो आया आंसर 10 रूट 5। पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस, क्या पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस। अब उसने अब भी नहीं पूछा कि फालतू कहाँ घूमे हो। अब ये कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, लेकिन मुझे अब बाई एयर बिल्कुल डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं मारना, लेकिन सीधे सीधे रास्ते से, जो आपको रास्ता जो दिया गया है उस रास्ते से बताओ। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई मैं यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ चला गया, तो कितना हो गया, यहाँ से यहाँ 10, इधर से इधर 10, 10 प्लस 10 20, और यहाँ से यहाँ 10, तो 20 प्लस 10, तो ये आ गया हमारे पास 30 किलोमीटर। क्लियर, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। इसको रब कर दूं, जरा कंफ्यूजन हो जाएगी तुम्हें ना।
अब उन्हें पूछा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अब वो कहता है जो तुमने गाड़ी घुमाई है रीडिंग दिखाओ, कितना घूमे हो। बोल के तो गए थे अम्बाला से दिल्ली जाएंगे, पहुंच गए चंडीगढ़, फिर पहुंच गए अमृतसर, फिर अमृतसर से पहुंच के लुधियाना, लुधियाना से फिर है पानीपत, दिल्ली है। घूमते फिरते तुम इधर उधर गए हो, रीडिंग दिखाओ, मीटर चेक कराओ। अब तो मीटर चेक होगा। यहां से गए इधर 10, 10 के बाद आए 10, 20, 20 के बाद गए 10, 30, 30 के बाद गए 20, कितना हो गया 50 किलोमीटर। उसने पकड़ लिया, रीडिंग दिखाओ। ठीक है, ये था डिस्टेंस ट्रेवल। तो अब क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, डिस्टेंस कौन सा पूछा गया है, डिस्टेंस कौन सा पूछा है, टोटल डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है, या सिर्फ डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, क्लियर, डिस्टेंस वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब पूछा उसने डायरेक्शन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हिम। डायरेक्शन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में हमने डायरेक्शन बतानी है। जिसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन पूछा जाए, जिसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन पूछी जाए, वहां पर डायरेक्शन वाला डायग्राम अपना ड्रॉ कर लो। अब उसने पूछा है डायरेक्शन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हिम, उसके रिस्पेक्ट में हमने डायरेक्शन बतानी है। उसके रिस्पेक्ट में पूछा ना कि अब वो जहां पर है तो वहां पर हम डायग्राम बनाएंगे अपना। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और नीचे साउथ। ठीक है, अब यहां पर वो पर्सन था, उसके रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है। अब कहां आ रहा है, साउथ और वेस्ट के बीच में। आंसर क्या आ गया इसका। ठीक है, इसी तरीके से अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डायरेक्शन ऑफ एंड पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। हिज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी डायरेक्शन बतानी है। स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो स्टार्टिंग पॉइंट में डायरेक्शन, अब तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में डायरेक्शन बना दी। अब ये कहाँ जा रहा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, तो आंसर क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्लियर, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट। अब पूछ रहे हैं हिज फेसिंग डायरेक्शन, उसकी फेसिंग डायरेक्शन बतानी है। तो उसकी फेसिंग डायरेक्शन, अब यहां इसको इस तरीके, जहां पर वो खड़ा है वहीं पर डायग्राम बनाओ। तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो, आंसर क्या आ गया, नॉर्थ। एक ही क्वेश्चन में तुम्हारा पूरा डायरेक्शन चैप्टर खत्म। हाँ,
कोई भी स्टडी मटेरियल आपको कुछ चाहिए पढ़ने के लिए तो वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, आपको मटेरियल जो है मिल जाएगा। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन से आपको हमारा स्टडी मटेरियल की PDF फाइल्स, टेस्ट सीरीज ये आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स की आपको मैगजीन्स वहाँ मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चाहे आसमां छू